और आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स में। आज इंशाल्लाह एक खसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में काफ़ी सारे मेहमान मौजूद होंगे। उनको पहले वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर हसन जाफरी साहब को, पहले भी हमारे वालेकुम प्रोग्राम में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर में बल्कि सारे मेहमान जो है मौजूद हैं। एहसन ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शकील अख्तर नसीरी साहब मौजूद हैं और सैयद ज़फ़र जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सारे मेहमानों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज एक जो इंसिडेंट हुआ है ह्यूस्टन में लास्ट वीक, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे पूरे सोशल मीडिया पे, और बल्कि अब तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है। हमारे बहुत अच्छे भाई दोस्त सैयद अली असगर अब्बास जाफरी, जिनको पिछले वीक जो है ज़ख्मी किया गया था वो वाइल ही वाज वर्किंग, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बात करेंगे और हम चाहेंगे कि उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी कंडीशन क्या है और इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता लग सके कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन। जी ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आसिम भाई, आपने चांस दिया और हमारी आवाज़ को सारी दुनिया के सामने सुनाने की कोशिश करी है और इस हवाले से हमें टाइम दिया। हम सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू गॉड और क्या नाम है 14 मासूमीन जिनके सदक़े में इसकी जान बच गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है। इस स्टेबल और क्या नाम है रिकवरिंग मोड पे है। इस आप लोगों सब लोगों की दुआएं थी, पूरी कम्युनिटी की, पूरे जो सुनता था, जो था। It's hard to say everybody name I'm calling in here, but all the community I'm very thankful. In the starting, like I'm thought like we are alone in the USA. It's proof my thought were wrong. The entire community has given us such as a moral support that I cannot thank to each and every individual ones. I might forget the name, but we always very thankful to everyone that has support us in our holistical situation. Jazakallah. And I'm discuss about his situation, like you know that like it's very hard and terrible situation like we are facing. उसके साथ जो हुआ है कि क्या नाम है 3 उसको गोलियां लगी हैं, उसके एक गोली अल्लाह ताला ने उसको सेव करा है पंजाब चार मासूमीन के सदके में, कि जो एक उसके फेस पे लगी थी गोली, अगर वो उसके कहीं पे भी लगती ब्रेन में या कुछ भी तो वो बहुत ज्यादा डैमेज होता। लेकिन थैंक गॉड 14 मासूमीन का है कि वो उसके एयर से निकल गई है, जिसके अंदर उसके कुछ स्टिचेस वगैरह भी आए हैं और वो अभी यहाँ पे काफी होल है और काफी पेन में है। वो सेकंड गोली उसके रिस्ट पे लगी थी जो कि उसकी पिंकी फिंगर से निकल गई है। उसकी वजह से काफी उसको डैमेजेस उसके हैंड में आई है। टेम्परेरी और पता नहीं कब तक वो पैरालाइज रहता है या कुछ भी उसकी सिचुएशंस होती हैं जो उसकी वेन्स वगैरह में और बोन्स में उसको प्रॉब्लम आई है। थर्ड, उसकी अभी तक एक नेक में उसकी स्टक है बुलेट का पार्शल, जो वो अभी तक डॉक्टर ने ऑपरेट नहीं करा है। और इस तमाम सिचुएशन में ये फिर एक अल्लाह ताला का मौजूदा मेडिकल है कि वो अलाइव है, कि इतना ब्लडिंग होने के बावजूद ये शूटिंग हुई और क्या नाम है वो बाहर गया, अंदर आया हेल्प के लिए, 911 आई, 911 ने रेस्क्यू किया। तो इस अराउंड लाइक 5 to 10 मिनट्स उसके वेस्ट हुए, इतने ब्लडिंग होने के बावजूद ये मेडिकल है कि क्या नाम है पंजाब मासूमीन का खुदा ने उसको जिंदगी दी है, कि इतना ब्लडिंग होने के बाद बंदा नहीं बनता। फिर ये 3 गोलियों के बाद फिर ये सेफ हुआ। ये हम सब जहाँ खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उसको जिंदगी सेहत अदा करी है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही उसके कह रहे हैं बाद आप। ये है कि इतना जी ज़फ़र, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा नाज़रीन से कि आप लोग भी वॉच कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक के ऊपर वॉच कर रहे हैं, अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप फेसबुक के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या कोई कमेंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। नाज़रीन, ये जो तस्वीर बिल्कुल दरमियान में ऊपर लगी हुई है, ये उस बच्चे की तस्वीर है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको पिछले वीक जो है गोलियों का निशाना बनाया गया ह्यूस्टन टेक्सास में, और वाइल ही वाज वर्किंग। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान जो है बच गई और वो अब महफूज है, मगर इट विल टेक्स लॉन्ग टाइम। मैं चाहूँगा हमारे पैनल पे जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अगर वो हमारे जो दोस्त सैयद ज़फ़र जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। जी एहसन भाई, यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र और एवरीवन।
ज़फ़र, सबसे पहले तो खुदा का शुक्र है कि अब्बास जाफ़री जो हैं, असगर अब्बास जाफ़री अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, रिकवरिंग मोड में हैं। आपको आपकी हिम्मत की भी दाद देनी सॉरी। चाहिए। जी असल में मेरा जो सवाल है वो मोस्ट लाइकली डॉक्टर साहब चूँकि यहाँ मौजूद हैं, उनसे है इसी सिलसिले में जी कि बहरहाल ज़ख्म तो भर जाएँगे ये। जी एक 6 महीने, साल के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और फिर से। लेकिन जो जिस ट्रॉमा में वो चला गया है कि वो एक साइकोलॉजिकल जो उस पे एक इफ़ेक्ट हुआ है, उसके लिए इस फैमिली को क्या करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह सेहत की तरफ गामज़न हो, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अगर डॉक्टर साहब पे जब बात करें तो इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें वो। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या किसी भी इंसान के लिए कि वो काम पर हो और उसके ऊपर कातलाना हमला हो और जी फिर उससे बच जाए। जैसे मैंने बताया कि 3 गोलियाँ लगी, एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो उसमें जो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी कोई ऐसी क्रिटिकल इंजरी नहीं हुई कि जिसकी वजह से उनको कोई लॉन्ग टर्म डैमेज हो या जान का ख़तरा हो। वो बहुत 1 या 2 दिन के बाद ही डिस्चार्ज हो गए थे, जो कि बड़ी खुशआइंद बात है। जी और अब उनको कुछ पोस्ट ट्रॉमा केयर चाहिए होगी, जैसे हो सकता है हाथ की सर्जरी हो जी या फेस की सर्जरी बाद में। लेकिन जैसे एहसन भाई आपने ज़िक्र किया कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो नफ्सियाती है, कि आदमी के अंदर ऑफ कोर्स ऐसे वाक़ये से गुज़रने के बाद खौफ पैदा हो जाता है। जी और फिर इसकी बल्कि एक मेडिकल डायग्नोसिस भी है इसके बारे में, इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि जब एक आदमी ऐसे ख़तरनाक ट्रॉमा से गुज़रे, तो उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, नींद नहीं आना, तो बहुत से नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उनको उसके हिसाब से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो बिसाइड्स द मेडिकल केयर जो दे रहे हैं, तो फैमिली के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि वो उनको नफ्सियाती तौर पे सपोर्ट करें, और जो वो कर रहे हैं, और जैसे कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है या जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और उनकी हिम्मत बनाएं और उनको वक्त दें कि वो इससे बाहर आएँ सही। और दोबारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में शामिल हों, और डॉक्टर उनको साहब, शायद किसी जी इफ आई एम बताइए। नॉट रॉन्ग, यू वर इन द सेम हॉस्पिटल जिसमें इनको लेके जाया गया था। हैव यू गॉट अ चांस टू लुक एट हिम लाइक व्हाइल ही वाज देयर इन द हॉस्पिटल? जी हाँ, नहीं मैं क्योंकि मुझे वो असाइन नहीं हुए थे मरीज़, तो मैं इसलिए डायरेक्ट उनको नहीं देख सका। लेकिन मैंने उनकी फैमिली से बात की थी और समझने की कोशिश की थी क्या हुआ। तो ठीक। जो मुझे अंदाज़ा है कि इनके जो वुंड्स हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थे कि उन्हें मज़ीद रखा जाता। लेकिन ठीक। ट्रॉमा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो जाए, जैसे ब्रेन या आई या हियरिंग। तो वो अल्लाह का शुक्र है उनकी बच गई, जिससे कोई जानलेवा बात नहीं, या दिल या फेफड़े सही। जो बिल्कुल क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो सही। उससे तो इसलिए उनको फिर अब ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अस्पताल में, और जब सही। उनकी इनिशियल स्टेबलाइज हो गए और थोड़ी वुंड केयर हो गई, तो उनको फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो तो उस व्हाट हिसाब से अबाउट द मेडिकली बुलेट? व्हाट अबाउट द बुलेट या बुलेट का जो पीस जो है वो अभी भी उनके नेक के एरिया में जो मौजूद है, जी उसका क्या जी, होगा? उसके बारे में यही समझ में आया कि वो ऐसी जगह पर है कि अगर वो इस वक्त ऑपरेट करने की कोशिश करें, तो उससे वो शायद ज़्यादा डैमेज हो जाए वो एरिया, कि अगर वो सही। अभी अपनी जगह पे सिक्योर है, तो अभी मरीज को रिकवर करने देने से, और बाद में एज अ सेकंड मे बी ऑप्शन दे कैन गो बैक एंड टेक इट आउट। सही। या उनके रिस्ट में जो फ्रैक्चर्स हैं उसको वो बाद में एड्रेस करते हैं। ये नहीं इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि उन्हें फ़ौरन उन्हें एड्रेस किया जाए। सही। शकील साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस और यू लाइक टू आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर साहब और जफर भाई? नहीं, माशाल्लाह बहुत तफसील से डॉक्टर साहब ने बताया है। लेकिन यार बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ है। और लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये भी है कि बहुत फॉर्चुनेट रहे कि इतनी करीब से 3 गोलियां लगनी और फिर उसके बाद बगैर किसी बड़े नुकसान के आप माशाल्लाह से हॉस्पिटल से वापस भी आ जाते हैं दूसरे दिन। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से दोनों हज़रात ने कहा कि ये जख्म तो थोड़े अरसे में भर जाएंगे, लेकिन जी वो जिस ट्रॉमा से वो गुजरेगा अब अगले कुछ सालों तक, तो उसके लिए यकीनन हम सबको चाहिए कि उनकी हेल्प करें हर तरह से। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है, वो जल्दी वापस भी आ गए हैं अस्पताल से, और अभी रिकवरी उनकी बड़ी स्पीडी रिकवरी भी हो रही है। लेकिन कहने का मकसद यही है कि जो जहनी तौर पे उनके ऊपर जो तकलीफ होगी वो उसका अंदाज़ा शायद हम लोगों को अभी नहीं है।
और आगे भी हो सकता है वो इससे गुजरें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह से थेरेपीज होती हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ पे। जी। सही। जफर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड, और कुछ आप कम्युनिटी को कुछ कहना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए, या कोई मैसेज आप अली असगर की तरफ से देना चाहिए, तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। और मैं अली असगर की तरफ से भी, अली असगर को जब पता चल रहा है कि क्या नाम है सारी कम्युनिटी इतनी दुआ कर रही है और सारी कम्युनिटी का एक कंटिन्यूसली हमारे घर पे आप का चैनल, आप लोग खुद हमारे हर तरीके से एडवाइसेस और तमाम मेडिकल के लिए देखना, और आप लोग का सबसे पहले थैंक यू कि क्या नाम है अली असगर की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, कि आसिम भाई, एहसन भाई, ऑल इमाम बारगाह की जितनी टीमें हैं, मुर्तज़ा हो गया, अली सेंटर हो गया, दर अब्बास हो गया, जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान सेंटर है उसकी तरफ से भी सारे लोग, और जितने पॉलिटिशियंस वगैरह भी हैं जैसे बाबर गौरी वगैरह, ये सब लोग आए हैं, और सब लोग जिसका वही वेरी हार्ड है कि सबके नाम रिकॉल करना, और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मोरल और क्या नाम है, बल्कि इवन कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने मिलके और क्या नाम है ये गो फंड्स का भी फंड रेजिंग का एक उसके लिए एक हेल्प आउट करने की कोशिश की है, और वो एक फंड चल रहा है। तो ये सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके उसकी दुआएं करें, वो दुआओं की वजह से ही सेफ है। और इंशाल्लाह। इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं फ्यूचर में भी इसके हवाले से कंडेम करें, कि जिस क्यूरियस हो इस बात को आपने जिस तरह से उठाया इस करंट अफेयर में अपने, कि तमाम लोग अपने सेफ रहें, कि इस तरह की कोई भी चीजें ना हो। बाकी डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया है, ये हॉस्पिटल में इन्होंने कॉल करी थी, मुझे भी कॉल करी थी, और मुझे भी काफी गाइड करते रहे। इनकी गाइडेंस की वजह से ही क्या नाम है हम डॉक्टर से भी काफी सारे सवाल पूछते रहे, और उन्होंने भी बड़ी टेक केयर करी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब की गाइडेंस की वजह से काफी अच्छा हमें रिस्पांस भी मिला, और काफी अच्छा उन्होंने फिर एक दिन स्टे भी करने दिया, नहीं तो उसके खून काफी ज्यादा वो ब्लीडिंग हो रही थी, और वो डिस्चार्ज करने पे लगे हुए थे पहले दिन ही। तो जी, डॉक्टर साहब ने एडवाइस करी, सारी चीजें पता चली, और सारी कम्युनिटी का कि वो उसके सारे काफी हेल्प हुई है। बेशक आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेशक हमारी पूरी बेशक फैमिली की तरफ से। बेशक। और जैसा हमारी कि दुआएं आपके साथ हैं हुजूर। बिल्कुल, और उसके लिए दुआएं अभी सब जगह पे हो रही है, जैसा कि अभी जफ़र ने भी बताया। चाहे वो आईसी हो, आईपीएफ हो, जहाँ पे आईपीएफ में मुझे पता लगा अली असगर बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जाता था, वहाँ पे कुछ लोगों से फजर मैं में मिला। और बल्कि मेरी अभी जस्ट टू लेट यू नो जफ़र के असद शाह साहब पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे थे, उनकी ख़ास तौर पे मुझे कॉल आई थी कल, एंड ही वाज वरीड अबाउट इट, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की इस हवाले से इंशाल्लाह। और वो हमने उन्हें बताया कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एवरीबॉडी जो जहाँ जहाँ पे भी है, सो दे आर वरीड अबाउट इट, बिकॉज कुछ जो लोग होते हैं उनसे लोग चाहे डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, मगर वो देखते हैं, कम्युनिटी के अंदर नज़र आते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, योर ब्रदर इज़ वन ऑफ देम, जो दिखता था कहीं पे भी काम करते हुए या किसी भी हवाले से, तो इंसान को फिर ज़ाहिर है कि वो शक्ल फ़ौरन जहन में आ जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह थैंक हम दुआ गो रहेंगे कि इसी तरह वो तेज़ी से जो है रिकवरी मोड में रहे, और इंशाल्लाह तंदुरुस्त होकर दोबारा यू। वो दूसरी जगहों पे जा सके, अपनी जॉब वगैरह पे दोबारा जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे ज़फ़र हमारे साथ, जो कि सैयद अली असगर जाफरी के बड़े भाई हैं। उन्होंने हमें तफसीलात से आगाह किया और बताया कि उनकी माशाल्लाह सेहत जो है काफ़ी बेहतर हो रही है दिन ब दिन, और डॉक्टर साहब ने भी हमें तफसीली तौर पे बताया कि वो काफ़ी बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। मगर ये कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़ाहिर है कि ट्रॉमा जो रहेगा काफ़ी देर उसको, और उससे निकलने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसमें मैं कम्युनिटी का जो है वो काफ़ी सपोर्ट देख रहा हूँ माशाल्लाह। ओवरऑल लाइक ऑल ओवर लाइक नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोग वरीड पीपल, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया डिफरेंट सिटी से, जैसे अटलांटा से ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा साजिद खान, साजिद मोटर वाला के नाम से भी उनको जानते हैं। 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इस हवाले से, जिस दिन से उनको पता लगा कि भी उनकी कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी वरीड है। इसी तरह न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से, जितने भी दोस्तों को पता लगता है, एवरीबॉडी इज़ वरीड अबाउट, और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे कि जो लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं और किसी भी हवाले से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मेन इंसिडेंट जो लास्ट वीक के अंदर ह्यूस्टन में पेश आया, और इस तरह के इंसिडेंट डिफरेंट सिटीज़ में होते रहते हैं। जो लोग स्पेशली गैस स्टेशन पे जॉब करते हैं, या ऐसी जॉब जो कैश रिलेटेड जहाँ पे जॉब होती है, लाइक वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं।
तो थोड़ा सा इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टिल डॉक्टर साहब मौजूद हैं, शकील अख्तर साहब मौजूद हैं और सैयद एहसन ज़ादी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक क्वेश्चन रखूंगा और जिसके ऊपर मैं तीनों अपने जो गेस्ट हैं उनसे उस पर जो है इंशाल्लाह कमेंट्स लूँगा। और डॉक्टर साहब पे ख़ास तौर पे हम चाहेंगे कि आज डॉक्टर साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज़ ये हमारा टॉपिक प्रीटी मच लास्ट वीक से ही कंटिन्यू है। और आज हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर साहब से जानें कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। स्पेशली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, जो इंसिडेंट अभी हुआ है कि ये जो लोग होमिसाइड की तरफ जाते हैं, कत्ल की तरफ जाते हैं और इस तरह के अटैक्स करते हैं, वो इनमें अब आए दिन शिद्दत आ रही है, चाहे वो यहाँ हो या दुनिया में कोई और जगह हो। डॉक्टर साहब इस हवाले से ज़रा आप शेयर करें कि व्हाट कुड बी द रीजंस कि पीपल आर लाइक इतने ज़्यादा शिद्दत में क्यों आ रहे हैं। जी हाँ, ये क्राइम सोसाइटी में एक ऑफ कोर्स एक बड़ा मसला है और जनरली देखा गया है कि बड़े शहरों में ज़्यादा क्राइम होता है बनिस्बत छोटे शहरों के और कस्बों के, और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं। और कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा क्राइम होता है, कुछ में कम होता है। जनरली इसका ताल्लुक पॉवर्टी से होता है कि लोग जो प्रॉपर स्टेबल उनके नहीं होती कोई सोर्स ऑफ इनकम, तो फिर वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको जो लोगों ने स्टडी किया है उन्होंने बहुत सी बातें आइडेंटिफाई की हैं। आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेरेंटिंग, कि सही। आप किस घर में पैदा होते हैं और आपकी क्या तरबियत होती है बचपन से। अगर आप एक ऐसे माहौल में पैदा हों जहाँ पे आपके आसपास ऑलरेडी क्राइम है आपके नेबरहुड में या आपकी इवन फैमिली में, कजन्स में, तो आप नेचुरली उसको नॉर्मल समझेंगे और उसी पे रास्ते पे चलेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक लड़के से बात की ह्यूस्टन में जो लोकल अमेरिकन था, तो और वो चोरी चकारी में मसरूफ़ था, बाद में मुसलमान हो गया तो मस्जिद भी आना शुरू हो गया। तो उसका यही कहता है हमने बचपन से देखा ही था, तो हमें ये कोई मायूब चीज़ नहीं लगती थी चोरी करना या डाका डालना। तो उस मामले में जो आदमी बचपन से अगर इन्वॉल्व हो या उसको एक्सपोजर हो तो उसको फिर वो चीज़ मायूब नहीं लगती, और फिर उसी चीज़ से बात बढ़ के फिर वो होमिसाइड में भी चली जाती है कि अमेरिका में तकरीबन हर साल 20,000 लोग जो हैं वो होमिसाइड के शिकार होते हैं, जिनमें से अक्सर जो है वो क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो एक बड़ी वजह पेरेंटिंग है। दूसरी एक और चीज़ जो देखी गई है कि अक्सर लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर दोनों पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक फ़ादर फिगर मौजूद नहीं है या आपको यही नहीं पता आपका फ़ादर कौन है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इंसान की नफ्सियात पे और साइकोलॉजी के ऊपर। कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि तकरीबन 60 to 70% अफ्रीकन अमेरिकन किड्स जो पैदा होते हैं वो सिंगल मदर या और दे आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। तो जब 2/3 बच्चे ऐसे घरों में पैदा हो रहे हैं जहाँ पर दोनों माँ बाप मौजूद नहीं है या शादीशुदा घर नहीं है, तो उनको कभी वो प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिल पाती, जिससे उनकी नफ्सियात पे और फिर वो किस रास्ते पे जा रहे हैं या सही और गलत की तमीज़ जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो एक बड़ी वजह जो है वो पेरेंटिंग और आपका घर का माहौल है। दूसरा आपका ऑफ कोर्स पॉवर्टी है कि जिस भी घराने में या कम्युनिटी के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो नेचुरली वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा फिर वही पॉवर्टी से रिलेटेड जो है एजुकेशन है। जो लोग पढ़ाई में लिखाई में ज़्यादा नहीं होते या हाउस स्कूल ड्रॉप आउट हैं या जो अपनी ज़िंदगी में इतना स्टेबल नहीं हो पाए, तो वो भी फिर क्राइम की तरफ रुझान करते हैं। चौथी बड़ी वजह जिसका देखा जा सकता है वो है अल्कोहल यूज़ और ड्रग्स। ये सब्सटेंस अब्यूज़ में जब आदमी चला जाए, क्योंकि जब आदमी अल्कोहल की तरफ चला आता है तो उसका फिर होश-हवास वैसे नहीं होते और ज़िंदगी के मकसद पे उसके और हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी जो है वो क्राइम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। और इसी तरह ड्रग्स हैं कि बहुत सा क्राइम जो है वो ड्रग्स की वजह से है। अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ में हैं तो फिर ड्रग्स को, अब हेरोइन या जो भी आप ड्रग्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप ऑटोमेटिकली क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। जब भी आप ये इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आपको चुपके करनी पड़ेगी या उसके लिए पैसा चाहिए होगा या चोरी करनी पड़ेगी। तो ये बड़े बड़े वजूहात हैं। ये एक सबसे आई थिंक बड़ी वजह जो है वो पेरेंटिंग और आपका घर का माहौल है, आप किस घर में पैदा होते हैं और आपके नेबरहुड कैसा है और आपकी कम्युनिटी कैसी है। नंबर 2 जो है वो आपकी पॉवर्टी है कि जनरली जो लोग पुअर होते हैं वो फिर क्राइम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, और इसी से लिंक जो है वो एजुकेशन भी है। अगर आप एक प्रोफेशनल लाइन पर हैं तो फिर आपकी इंक्लिनेशन क्राइम की तरफ ऑटोमेटिकली कम होगी। और चौथी पांचवी वजह जो मैं कहता हूँ वो ये है कि अल्कोहलिज्म या ड्रग्स है। तो ये 4-5 बड़ी वजह देखी जाएँ तो ये किसी भी इंसान को या माशरे को क्राइम की तरफ लेके जाती हैं, और ये जनरली कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं बड़े शहरों के अंदर।
तो बड़े शहर जैसे शिकागो है, ह्यूस्टन है, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एक और मैं बात का इशारा कर दूं जो इस माशरे में ज़्यादा है, वो है गैंग्स। सही। कि बहुत से नेबरहुड्स के अंदर एक गैंग्स होते हैं जिसमें जी। आप किसी एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। अब जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, किसी मोहल्ले में होता है, तो उसकी एक सोशल एसोसिएशन होना ज़रूरी है, वो उसकी तरबियत का हिस्सा है, उसकी नफ्सियात का हिस्सा है। जैसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन जो है जनरली सेंटर्स के साथ है, सही। कि हम किसी न किसी सेंटर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी आउटरीच है, ये कम्युनिटी इंटरैक्शन है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ना हो इंक्लिनेशन, या आप किसी चर्च के साथ या इस्लामिक सेंटर के साथ एफिलिएटेड नहीं है, तो अक्सर लोग फिर गैंग्स के साथ एफिलिएट हो जाते हैं, और जी। वहाँ से उनको लॉयल्टी मिलती है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको चाहिए होती है कि मैं किसी चीज़ का हिस्सा हूँ, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ। जैसे जी। हमारा लिए है कि हम भी किसी शिया कम्युनिटी का हिस्सा हैं या किसी सेंटर का हिस्सा हैं। तो इस तरह इंसान की एक ज़रूरत है कि मैं किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बन जाऊँ, तो वो अगर उनके पास और कोई ऐसा एवेन्यू नहीं हो, ख़ास तौर पे घर से भी उनको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो, तो फिर वो किसी गैंग का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि गैंग में उन्हें एक लॉयल्टी मिलती है, बिलोंगिंग मिलती है, एक स्टेटस मिलता है, और उस गैंग की वजह से फिर लोग बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब गैंग्स की आपस में फाइट्स होती हैं या कोई भी इश्यूज़ होते हैं, तो वो अक्सर फिर वायलेंस के ज़रिए रिज़ॉल्व होते हैं। तो सही। ये आई थिंक 5-6 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से किसी भी मुआशरे के अंदर, ख़ास तौर पे वेस्टर्न मुआशरे के अंदर क्राइम होता है। ठीक। डॉक्टर साहब माशाल्लाह काफ़ी तफसील से आपने ये सारी चीज़ें बयान की कि लाइक किस तरह से ये क्राइम्स और ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे दूसरे गेस्ट इसी हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मज़ीद या कोई चीज़ आपने पिक की हो डॉक्टर साहब की ये पूरी डिटेल जो उन्होंने रोशनी डाली है, तो पहले शकील भाई आपकी तरफ आऊँगा कि इफ़ यू लाइक टू आस्क और ऐड एनीथिंग इन दिस। बस अगर हम इस इंसिडेंट के ऊपर बात करें जो भी हुआ है इस बच्चे के साथ, जी। तो डॉक्टर साहब वो आदमी तो एक अच्छी सुना महंगी गाड़ी चला के आया है, और उसको अगर आप देखें उस वीडियो के अंदर, तो उसके लिए से भी लग रहा था कि वो उसको मतलब ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी पैसों की, और आके उसने कोई बात भी नहीं करी है। अगर वो वीडियो में देखूं तो उसमें उसने गन निकाली और उसको शूट कर दिया है। सही। तो मुझे लगता है कि जो आपका आखिरी पॉइंट था ना, कि जो ड्रग इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर भी आदमी जरा ज्यादा इन चीजों की तरफ चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो करने क्या वाला है और क्या कर रहा है वो। लेकिन हाँ, बाकी आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है आसिम के शिकागो के अंदर एक बेचारा कैब ड्राइवर को रात को लूटने के लिए $20 लूटने के लिए उसको गोली मार के था। तो ये क्राइम सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के बड़े शहरों में ज्यादा होते हैं, हमें पता चल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में चूंकि हम लोग होते ही नहीं है तो इसलिए हमें वहां का नहीं अंदाजा है। लेकिन शिकागो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन जैसे बड़े शहरों के अंदर ये क्राइम बहुत हो रहे हैं, और गैस स्टेशन के ऊपर हमारे जो बच्चे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी लाइफ जो है ना बड़ी टफ है वहां पे। उन लोगों के लिए खतरात बहुत हैं। वो नेबरहुड बहुत अच्छा था, सब कुछ था वहां पे, वहां की पुलिस बड़ी हैरान है कि भाई इस नेबरहुड के अंदर कभी इतने सालों से इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ है। सही। लेकिन ये एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसको कहते हैं कि जी हो सकता है कि कोई ट्रैवलर हो यहाँ से और वो गुजर रहा हो, तो उसने सोचा हो कि चलो मैं कुछ ये एक्टिविटी भी कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता एक बड़ा अच्छा नेबरहुड है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। जी। लेकिन बहरहाल ये एक वाकया वहां पे हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और यकीनन हो भी रही होगी, और अल्लाह से दुआ है कि वो पकड़ा जाए और उसको जो सजा है वो मिले उस आदमी को। इंशाल्लाह। जी जी असर भाई आपकी तरफ आऊँगा। सेम क्वेश्चन, इफ़ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग और आस्क डॉक्टर साहब एनीथिंग ऑन दिस। जी शुक्रिया आसिम। नहीं, डॉक्टर साहब ने तकरीबन तमाम कॉर्नर्स इसमें कवर कर दिए हैं। लेकिन छोटी सी चीज़ ये कि ये जो बेरोजगारी है और एक माहौल, जब माहौल मिलता है नहीं मिल पाता उनको, तो वो जाते हैं ये गैंग्स की तरफ, ड्रग्स की तरफ। और उन ड्रग्स का जो एक बहुत बड़ा माफिया है ये। अगर वो निकलना भी चाहें तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। उस ड्रग माफिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों के साथ हो जाती है वो ये हो जाती है, ड्रग्स तो खैर ये लगती है इनको, ड्रग्स की का जो बिजनेस है उसमें उनको इजी मनी बहुत मिलती है। ठीक। यानी जब उनको एक दिन में $5,000 मिल रहे हैं, तो अगर आप उनको तमाम चीजें मुहैया भी करें कि भाई आप आइए, जॉब कीजिए, क्लीन हो जाइए किसी तरीके से, या पॉसिबल जो भी लीगली आप चीजें करें, ये लोग ड्रग्स के अलावा इस चीज के भी एडिक्ट हो जाते हैं कि ये लोग फिर काम नहीं कर सकते।
आप सही। कितना भी आप चाहें कि ये आ जाएं, सही हो जाएं, ये लोग लामहला जेल वगैरह होती हैं तो ये और वहां से बिल्कुल एकदम पके होके निकलते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब आपसे कि क्या ऐसा अपनी कम्युनिटी के हवाले से खास तौर पे कि क्या ऐसा काम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे जो है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं, दिन में पढ़ते हैं और रात में गैस स्टेशन पे जॉब करते हैं। वैसे तो कोई भी कैश की जॉब, कैश की या गैस स्टेशन की जॉब वैसी बहुत डेंजरस हैं, और ये बच्चे 18-18, 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के हैं। तो ऐसे कम्युनिटी वाइज क्या हमको ऐसी कोई हेल्प करें, कुछ ऐसा करें इन इन यंगस्टर्स के लिए, ये जो नीडी हैं, मतलब बेचारे अपने करके जिनको जरूरत भी है, दे हैव नो चॉइस, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि इनके हम हेल्प आउट करें। और कम से कम 2 जॉब्स, वैसे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो बिल्कुल हाई लेवल थ्रेट होता है इन 2 जॉब्स में, एक गैस स्टेशन की रात की जॉब में और एक कैश वाली जॉब में। तो कोई सजेस्ट करें आप, कोई ऐसी चीज के जिससे कम से कम जितना इससे बचा जा सके और हमारी कम्युनिटी कम से कम ये लोग एटलीस्ट सेफ हो सके। सही। इससे अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमें अभी पॉइंट आउट किया है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर कमर जाफरी साहब ने फेसबुक के ज़रिए कि ईजीली गन्स की अवेलेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो शूटिंग्स हो रही हैं गैस स्टेशंस के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर, कि इतनी आसानी से जो है लोगों के हाथों में जो है गन पहुंच जाती है। तो इस पे भी डॉक्टर साहब जो ऐड करके जो एसद भाई ने आपसे पूछा है उसके अंदर प्लीज़ इसके भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी हाँ, नहीं, बड़े अच्छे पॉइंट। और पहले शकील भाई ने आपने जो कहा था कि हाँ, ये क्राइम है, थोड़ा बड़ा एटिपिकल सा है कि लगता नहीं था कि उस शख्स को बहुत ज़्यादा कोई पैसे की ज़रूरत थी, या वॉज इवन प्रोफेशनल के उसने कोई पैसे मांगे नहीं, उसने पहली बात ही कुछ नहीं की और गोली मार दी। तो या मे बी ही वाज जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू इट, और उसे कुछ ज़रूरत महसूस या ये तो माइंडसेट वही बता सकता है क्या है। दूसरा जो आप लोगों ने बात की, ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि अब तो ओपन कैरी है, यहाँ पे लॉ है ओपन कैरी, सो यू कैन नॉट इवन क्वेश्चन एनीबडी फ्रॉम, बट दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड इज। तो आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब इसको आप इस पे ऑफ कोर्स बहुत पॉलिटिकल डिबेट है, और लेकिन इसको कोई देयर इज नो क्विक सोल्यूशन टू दिस। अब एवरीबडी हैज अ गन, सो इसमें फिर यही सेंस बनता है कि भाई हर आदमी गन रख ले, तभी आपकी हिफाजत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गन आपको हिफाजत करे, अक्सर गन की वजह से भी आपको नुकसान हो जाता है। जो बड़ा यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू बी एबल टू बी अ गन ओनर। गन ओनर होना इज नॉट अ सिंपल थिंग, खासतौर पे आपके घर में छोटे बच्चे भी हों और आप किस जगह लेके जाएं और किस जगह ना लेके जाएं, और ये इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट्स यू हैव टू रियली थिंक थ्रू इट बिफोर यू गेट इनटू दैट थिंग। अब जो आप एहसन भाई ने बात की, आई थिंक ये बहुत ही क्रिटिकल है, और उस पर हमारा कुछ डिस्कशन भी हुआ था हमारे फिजिशियन के दरमियान। इनफैक्ट कमर भाई ने शुरू किया था, कमर जाफरी साहब ने, डॉक्टर कमर जाफरी ने, कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बच्चे जो हैं हाई रिस्क जॉब्स में ना जाए। जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो हाई रिस्क जॉब्स में ना जाए। अब उनकी हाई रिस्क जॉब्स में जाने की 2 वजूहत हैं। एक तो जैसे एहसन भाई ने बताया कि दिन में वो पढ़ाई करते हैं, तो फॉर देम इट्स ईजी टू वर्क एट नाइट, नाइट शिफ्ट उनके अवेलेबल होती हैं, तो वो इस तरह अपना स्केड्यूल बैलेंस कर सकते हैं कि उस दिन में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं और फिर रात में वो ये जॉब कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो और दूसरी कि अक्सर ये दीज आर हाई पेइंग जॉब्स, इनको बेटर आवर पर आवर मिलता है, तो वो भी उनके लिए आसानी होती है जॉब करना। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनके लिए कि वो और भी जॉब्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स जो कि रात में होती हैं, जिसमें यू डोंट हैव टू कैरी अ वेपन। आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में या कोई भी ऐसी फैसिलिटी में आप जो है वो एज अ गार्ड रह सकते हैं। रात की जॉब होती है, उस जनरली वेरी लो रिस्क, क्योंकि उसमें कोई आमदरफ लोगों की नहीं होती है। समबडी हैज़ टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर, कि अगर खुदा ना खासा कोई ब्रेक इन वगैरह हो तो आप अलर्ट कर सकें पुलिस को। एज सच आप गार्ड नहीं होते वहाँ पे, लेकिन यू जस्ट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। तो एक एवेन्यू है जिस पे लोग और उसके एक्सप्लोर कर अंदर सकते वो हैं बच्चे। पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो बैठ के अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी जनरली सेफ क्वाइट जॉब, कि आपको रात की जॉब है, आपका स्केड्यूल भी चल रहा है, और यू आर नॉट एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ पीपल, यू जस्ट इन अ बिल्डिंग एंड यू जस्ट गार्डिंग द बिल्डिंग और मॉनिटरिंग द कैमरास। तो ये बड़ी एक अच्छी है। या इसके अलावा और ऑनलाइन जॉब्स जो आदमी कर सके एट नाइट टाइम, तो अब उसकी तरफ भी एक्सप्लोर किया जाता है, क्योंकि जॉब करना बाज़ों की वाकई जैसे हमने बताया ज़रूरत होती है, दे हैव नो अदर वे अराउंड। और तीसरा ये है कि फिर आप किसी अपने ही हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसा कोई सेटअप हो कि जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए पोजीशन आइडेंटिफाई की जा सकें।
जी कि अगर हमारे अपनी कम्युनिटी के बच्चे किसी किस्म की इंटर्नशिप करना चाहते हैं जस्ट टू सपोर्ट देमसेल्व्स, तो जिन लोगों के अपने बिजनेसेस हैं या जो अपने किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो दे कैन कनेक्ट द कम्युनिटी किड्स विद दोज पोजीशंस। तो और इसके अलावा ये कि हमारे जैसे जाफरी एक क्रेडिट यूनियन है, वो भी स्टूडेंट लोन्स वगैरह देती है या शॉर्ट टर्म लोन्स देती है विच आर इंटरेस्ट फ्री। उसके ज़रिए भी ये लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हर एक का इंडिविजुअल एक डिसीजन है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं। लेकिन आपका ये एक अच्छा सजेशन है कि इसमें कम्युनिटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए और वो किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो इन हाई रिस्क जॉब्स में काम ना कर रहे हैं अगर पॉसिबल हो उनके लिए। क्योंकि ये रिस्क तो रहेगा जब तक वो इस तरह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हैं रात के वक्त गैस स्टेशन पे, तो दे वुड ऑलवेज बी अ रिस्क कि भाई कोई रॉबरी ना हो जाए, कोई क्राइम ना हो जाए। सही। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड एहसन भाई और शकील भाई इस हवाले से, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। नहीं बस आसिम जी, अल्लाह थोड़ी सी ताला। चीज ये जी जी जी, नहीं, आप कहिए कहें कहिए शकील। एहसन, कैरी ऑन प्लीज। नहीं नहीं, बस मैं अच्छा तो वही उसके नहीं लिए दुआ कर रहा था बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत और जिंदगी दे परवरदिगार। लेकिन आसिम, ये जो वायलेंस और ये क्राइम्स जो है ना, वो हम किसी एक ग्रुप या उसके साथ उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। बेशक। अभी हम पिछले वीक हमने कितनी बात करी है इसके ऊपर कि मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको लगेगा कि हम इधर की नहीं चले, अपने बैक होम की बात कर लेते हैं। लॉ एनफोर्समेंट वाले होते हैं ना, वो भी मतलब बड़े बेदर्दी से लोगों को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। तो ये एक अलग मसला भी है यहाँ पे भी और वहां पे भी कि जिसके पास थोड़ी पावर है वो उसको गलत इस्तेमाल मिसयूज कर रहा है कर रहे उसका। हैं। बेशक बेशक। जी जी एहसन भाई आप कुछ कह रहे थे। अच्छा नहीं, हाँ मैं ये कहने वाला था कि जो डॉक्टर साहब से मैंने किया था कि कम्युनिटी वाइज क्या हम हेल्प कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उसको। सबसे एज ए इमाम बारगाहों के लेवल पे जितने भी इमाम बारगाह हैं मौजूद, और उनसे बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं, बिजनेसमैन अटैच्ड हैं, डॉक्टर हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंडिविजुअली बेसिस पे इन तमाम हजरात को, इवन इमाम बारगाहों के मैनेजमेंट को, इन सबको भी सोचना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो जो इमाम बारगाह में लोग आते हैं मजालिस में, महफिल में, तो ज़ाहिर है उलमा उनसे खिताब करते हैं, तो हम उलमा के ज़रिए भी ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें कंबाइंड हों कि इन इमाम बारगाहों में वो बिजनेसमैन या डॉक्टर्स कहें कि भाई अगर किसी को कुछ जॉब की ज़रूरत है, कुछ है, कोई ऐसी गैस स्टेशन या किसी जगह पे जॉब कर रहा है, तो वी कैन हेल्प आउट, हम कहीं उसको जॉब कहीं करवा देंगे। उनके पास ऑप्शंस हों, ज़रूरी नहीं है कि सामने आए, सामने आके काम करें खामोशी से। और उलमा हजरात भी कम से कम कन्वे कर सकते हैं कि आप लेस मतलब एक रिस्क वाली खतरे वाली जॉब। जॉब जो जिसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्की जॉब, अब लेस रिस्की जॉब की तरफ जाएं, चाहे आपको थोड़ा सा $10-5 कम मिल रहे हो, ठीक। कम से कम। क्योंकि अगर आप जान है तो जहान है, कहते हैं ना कि आप अब जिंदा हैं, आप सुकून में हैं, तो आप और भी आगे आपको मौके मिल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कम्युनिटी बिल्कुल लेवल पे सही। लोगों को आगे आने चाहिए, हेल्प आउट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अब डॉक्टर साहब मिसाल में चूंकि सामने बैठे हैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हैं, अगर वो हेल्प करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नाम बोलेंगे भाई आ जाइए मेरे पास, नहीं, खामोशी से कह दें भाई ये जॉब्स की हैं, मेरे पास आई हैं। अगर कोई मोमिन जॉब करना चाहता है, कोई ऐसी जगह किसी को जॉब की जरूरत है, तो हम बताने डॉक्टर साहब ये मोमिन लड़का है, ये बहुत 4-5 है। हर इमाम का अपने लेवल पे, ये हर इंडिविजुअल सकता है, वो अपने लेवल पे अगर करे ये काम, तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं एहसन भाई। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा। मैं और मोहम्मद अली जाफरी साहब पिछले आई थिंक 10 साल प्लस से हम लोग ये बात मुसलसल यहाँ पे वलाइट टीवी यूएसए के स्टूडियोज़ में बैठ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी को जॉब चाहिए या किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, आप किसी से भी अगर कांटेक्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट कॉल मी, ताकि मैं आपके बिहाफ के ऊपर, अगर आप ह्यूस्टन में हैं तो मैं चंद लोगों को जानता हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड यू बेस्ट जॉब पॉसिबल। अब लोग कोई कांटेक्ट करेंगे किसी को तो फिर है ना, अगर मेरे पास अब बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बोलते हैं यार ये जॉब अवेलेबिलिटी है, अगर डू यू नो एनीबॉडी, शकील भाई नोज, आई मीन इस तरह का एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली भी हुआ। मुझे किसी ने कांटेक्ट किया कि एक जॉब अवेलेबिलिटी है, कोई बंदा है आपकी नज़र में। मैंने फ़ौरन क्योंकि मुझे पता था कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा है,
मैंने फ़ौरन शकील भाई को कांटेक्ट किया, शकील भाई ने उन साहब को कांटेक्ट किया और हमने उस बंदे को वहाँ पे जॉब करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर इस तरह से कोई बंदा बताए कि भी किसी ने आपको बता दे, डॉक्टर साहब को बता दे, शकील भाई को बता दे कि यार कि भी नो वी आर लुकिंग फॉर जॉब, एटलीस्ट टेल समबडी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप किसी ना किसी को बताएं, कहीं भी इदारे में आप जा रहे हैं, आप कहें कि यार मैं नया आया हूँ या मैं यहाँ पे इतने से रह रहा हूँ, मगर मुझे कोई मुनासिब जॉब अगर आपकी नज़र में हो, सिर्फ आप नेटवर्किंग करें, जस्ट टेल समबडी और आस्क समबडी कि यार कोई जॉब है आपकी नज़र में, कहीं पे कोई अवेलेबिलिटी हो, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है निकल आता है और सेफ जॉब जो है मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी अब ह्यूस्टन में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोग अपने बिजनेसेस भी ऑन करते हैं, काफ़ी लोग अच्छी जॉबें भी कर रहे हैं, उनके भी आगे कनेक्शन होते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स भी अब तो चल रहे हैं जिनके अंदर जॉब्स जो है शेयर की जाती हैं और उनके अंदर से आप जाके चेक कर सकते हैं और इस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और रही बात जो एहसन भाई आई थिंक आप जो करना चाह रहे थे या जो आपने की थी कि अगर हम बारगाहों से या अदारों से बेस के ऊपर कुछ इस किस्म के इनकी हेल्प के लिए अगर करें, तो आई थिंक वो चीज़ें भी समवट कुछ अदारों से हो रही हैं। अगर लोग जाते हैं, हाँ लोग जाते हैं जाके लोन के लिए या हेल्प के लिए, तो आई नो पर्सनली सम अदारे ऑलरेडी करें जो कर सकते हैं, जिनके पास ऐसे फंड्स होते हैं, दे डू हेल्प स्टूडेंट्स स्पेशली। और यहाँ बेवगान जो होती हैं या जो दूसरे जो मजबूर लोग होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, जिनके पास फंड्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है अब जिस अदारे के पास उस मद में अगर फंड्स अवेलेबल होंगे, लोग अगर उन्हें देते हैं, तो देन दे कैन हेल्प आउट इन दैट रिगार्ड। तो आई गेस हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो भी सिमिलर टू दिस के जो हमने अनाउंस भी किया था कि जो अदम बर्दाश्त है, लाइक लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा जो बेसिकली जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग अभी कोई भी बात होती है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ सबसे पहले। अभी इवन के लाइक यू नो के माई फैमिली मेम्बर्स दे हैव पॉइंटेड आउट कि भी आपके अपने अंदर भी बर्दाश्त नहीं है, विच इज़ टोटली ट्रू, आई एग्री कि पिछले 2 साल के अंदर मेरे अपने अंदर जो बर्दाश्त का लेवल है वो बिल्कुल जो है ना वो कह रहे कि 0.5% कम हो गया है। और अक्सर लोगों के अंदर ये चीज़ हो रही है कि लोग छोटी छोटी बात के ऊपर जो है ना बर्दाश्त जो है वो उनके अंदर ख़त्म हो जाती है, लाइक यू नो रिएक्शन जो इस तरह करते हैं लाइक यू नो जैसे पता नहीं बहुत बड़ी बात हो गई है। डॉक्टर साहब इस हवाले से आपसे इसी में शुरू करूँगा ताकि थोड़ी सी रोशनी आप डालें कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है कि लोग घरों में इतना सा बंद रहने से, इज इट दैट अफेक्टिंग कोविड की वजह से, या कोई और वजह है जिसकी वजह से लोग लाइक, या कोई ख़ास एज ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग आ जाते हैं तो उसके बाद लोगों की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लोग दूसरों की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब। या इसकी बहुत मुख्तलिफ जावियों से इस चीज़ को देखा जा सकता है। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट जाविया है जिस पे इसको परखना चाहिए वो रूहानियत और नफसानी चीज़ की बात है कि असल चीज़ हर इंसान एक जैसा ही है। इंसान की जो साख्त है वो अल्लाह ने एक ही बनाई है। हर इंसान के अंदर जो है वो आपने से हमने हमारे लिटरेचर में है कि एक कुव्वत गज़ब होती है और एक कुव्वत शहवत होती है। और यानी कि एक होती है जिससे आप अपने आप के लिए फ़ायदा उठाते हैं अपनी कुव्वत शहवत के ज़रिए से जी। और जिसे लस्ट भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और एक कुव्वत गज़ब या एंगर होता है जिसके ज़रिए आप अपने से जो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ होती है उससे अपने आप को दूर रखते हैं। और इन दोनों के ऊपर आपकी अकल को हावी होना चाहिए। ठीक। अब ये क्यों किसी की कुव्वत, अब जो कुव्वत बर्दाश्त की कमी है उसका बेसिकली मतलब यही है कि आपके जो कुव्वत गज़ब है वो आपके कंट्रोल से बाहर है और आपकी अकल उसके ऊपर काबू नहीं पा रही। अब क्यों ऐसा होता है? अब इसके पीछे अगेन बहुत रूहानी वजूहात हो सकती हैं। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान किसी फ्रस्ट्रेशन में किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो, उसके अंदर एक पहले से बैकग्राउंड में कोई चीज़ चल रही हो जिसकी वजह से वो परेशान हो, तो उसके अंदर वो ट्रिगर होने का ज़्यादा चांस होता है, वो ज़्यादा स्नैप कर जाता है जल्दी, क्योंकि वो पहले से परेशान है बेस लाइन में। अब परेशानी क्यों होता है? इंसान परेशान हो सकता है जनरली अपनी माली परेशानी की वजह से कि उसके पास कोई जॉब का मसला है या पैसों की कमी है, या कभी वो बच्चों की वजह से परेशान होता है, कोई बच्चा उसे तंग कर रहा है, या कभी स्पाउस की वजह से परेशान होता है, कोई स्पाउस के साथ अच्छा नहीं है, ये ससुराल से अच्छा ताल्लुक नहीं है, जो भी इंसान की एक बेस लाइन परेशानी चल रही होती है, तो उस पर वो फिर जब वो कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो ट्रिगर कर जाता है। अब जो आपने कोविड का जिक्र किया, ये
पिछले 2 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ही जैसे पता है आपको लॉकडाउन्स रहे हैं और लोगों जी। के साथ बहुत सारी परेशानियां आई हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि लोगों का आपस में मिलना जुलना भी कम हो गया। अब जो जैसे पहले गैदरिंग्स होती थी या ट्रैवल होता था वो जी। अब वो नहीं हो पा रहा जो पहले होता था। जी। अब खैर कुछ तो काफ़ी ईज़ हो गया लेकिन 2 साल में काफ़ी असर पड़ा। तो उससे बहुत से नफ्सियाती मसाइल लोगों के अंदर बढ़े हैं। ख़ास तौर जी। पे घरों के अंदर कुछ डिवोर्सेस हुई हैं या आपस में नाचाकी हुई अम्मी या बीवी की या जॉब चली गई। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो ऑफ कोर्स घर में परेशानी आती है। जी। इगन एक स्टडी ने ये शो किया कि ग्लोबली तकरीबन 100 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं इस कोविड लॉकडाउन की वजह से। 100 मिलियन लोग एक बहुत बड़ी फिगर होती है और वो पॉवर्टी लेवल से गिर गए हैं। ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, खाली अमेरिका की बात नहीं कर रहा। तो ये जी। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इसका कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट हुआ है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप लॉकडाउन कर दें, पूरे मुल्क बंद कर दें। बेशक। तो इसका बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसके पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। तो जस्ट आई थिंक द की पॉइंट इज कि आपकी जो अपनी सेल्फ एनालिसिस है कि आप क्यों आपकी नफ्सियात ऐसी हो गई है। अब इसमें होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब नहीं है या कोई और फाइनेंशियल इशू है या घर में कोई और परेशानी है, कोई बीमार है, तो उससे इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन भी होता है और वो भी इवेंचुअली इंसान को उसका मूड ऑफ कर देता है और उसको जो है वो ही कैन स्नैप और शी कैन स्नैप वेरी इजीली, बड़ी जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। तो आई थिंक इसकी बुनियादी वजह जो है वो वही रूहानी और नफ्सियाती ही है और हर इंसान को देखना है कि उसके क्या उसके हालात हैं और उसको कैसे उसको वो अपने हालात को काबू कर सकता है और उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता है। सही। शकील भाई, सेम क्वेश्चन, जी बिल्कुल। व्हाट यू लाइक टू डॉक्टर ऐड ऑन दिस? साहब जी बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि अब जैसे फर्ज करिए ना कि हम पहले तो हम ये कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को या बीवी को टाइम नहीं दे पाते जिसकी वजह से थोड़े से हालात खराब हुए हमारे, ठीक। लेकिन अब दूसरी तरफ यही है कि आप कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों के अंदर जो भी हालात और वाकया दुनिया के अंदर हुए हैं तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम अपने घरों में गुजारा, जिसकी वजह से कुछ डिवोर्स भी हुई हैं, बच्चों के मसाइल भी हुए आपस में पेरेंट्स के। तो इसको कैसे बैलेंस करें दोनों चीजों को कि अगर ना मिले तो भी मसला है और अगर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं तो भी ये इश्यूज जो जी हैं वो जी, शुरू हो जिंदगी जाते है ही बैलेंस का नाम। जहां भी हैं। जी बैलेंस जी आउट हो जी जाएगा एक तरफ से तो आप जो है परेशान हो जाएंगे। अब जैसे इमाम की भी इसके ऊपर हदीस है कि आप अपने वक्त को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपके कस्बे जी माश के बिल्कुल। लिए आप अपने पैसे कमाएं, दूसरा आप अल्लाह से मुनाजात के लिए या इबादत के लिए, आखिरत के लिए वक्त दें, और तीसरा ये है कि आप जो है अपनी एक जो एक हलाल तफरी करें, यानी अपने आप को, अपने नफ्स को भी मुतमईन रखें। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी तो वो या तो बहुत ज़्यादा आप काम कर लें, अब 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका मूड ऑफ रहेगा, या बिल्कुल ही आप इंसान फारिग हो जाए, जाए काम नहीं है तो वो भी फिर ऑफ हो जाएगा कि भाई मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो सुबह उठ के आदमी डिप्रेस मूड में होता है। और तीसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा तफरी करने लगे आप कि आप जो है आपको को टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए भी, और तो ये चीज़ इंसान को बैलेंस ज़िंदगी गुजारनी होती है। और ये जो जो एनालिसिस करना है वो हर इंसान को अपना खुद करना है कि मैं इस वक्त ज़िंदगी में बेशक। किस स्टेज पे हूँ, मुझे कितना वक्त किस चीज़ को देना है। ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये आई थिंक बहुत ही की चीज़ है किसी भी इंसान की तरक्की के लिए। अपनी ज़ाती कि आप मैं अपने वक्त को कैसे डिवाइड करूँ, मुझे कितने बजे क्या करना है और कितने बजे क्या नहीं करना। मैं रात में 10 बजे लोगों ने बुला लीजिए क्रिकेट खेलने आ जाए, तो क्या मुझे जाना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? अगर मैं करूँगा तो अगले दिन क्या होगा मेरे साथ? तो ये आपको अपना खुद फैसला करना है। चाहे आपको कितनी मर्जी क्रिकेट पसंद हो, लेकिन क्या आपको वाकई रात में 10 बजे जी क्रिकेट जी खेलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ये आई थिंक हर इंसान को अपने अपने टाइम को खुद मैनेज करना चाहिए। और इसमें मैं एक अगर आप ज़्यादा तो बात ऐड कर दूँ कि ये एक रियलाइज़ेशन बड़ी ज़रूरी है कि हमारी सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारा टाइम है। जब इंसान को ये एहसास हो जाए ना कि मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरा टाइम है, तो फिर आप खुद ही आप देख लेंगे कि मुझे कितने बजे क्या करना है और कितने बजे क्या नहीं करना। और मैं ये करूँ कि ना करूँ, यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि इसमें मेरा कितना टाइम खर्च होता है। तो ये आई थिंक ये टाइम मैनेजमेंट आपकी पर्सनल होनी चाहिए कि आप खुद देखें मुझे मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी क्या है, मुझे कहाँ पे क्या करना है। ठीक। नहीं, आपने बहुत उम्दा आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। बिल्कुल वजह ये थी ये सवाल करने की कि आजकल बड़े ये चीजें देखने में आ रही हैं कि घरों में मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके या आपकी स्पाउस है या इस तरह के फैमिली जो इश्यूज हमारे यहाँ दरमियान में लोगों के यहाँ भी और बैक होम में भी बढ़ते जा रहे हैं।
उसकी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है कि हमको अपना टाइम जो है वो बेहतर तरीके से डिवाइड करना चाहिए हर चीज़ के लिए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। सही। शकील भाई, एक चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ, डॉक्टर साहब का जी जो क्रिकेट उन्होंने मेंशन किया है, क्रिकेट सिर्फ एज ए एग्जाम्पल किया है, गेम कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट हो। ओके, तो इसके अलावा भी जी, मैं किसी भी, समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो जी जी एहसन भाई, सेम क्वेश्चन के साथ मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या इफ़ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर साहब। जी जी, डॉक्टर साहब, आप ही से क्वेश्चन है, चूंकि आपने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो ये कि क्रिकेट शायद इस वजह से किया कि वो हम लोगों का नेशनल गेम है। जी नेशनल गेम तो नहीं है, लेकिन नेशनल गेम के लेवल के तौर पे ही आ गया है वो। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि जो लोग जॉब करते हैं, यानी मेल वर्जन की तरफ ज्यादा हैं कि जी उनको सब कुछ करना है। जो दूसरा पार्ट है इस जिंदगी का, दूसरा पहिया, जो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वहां भी तो एक बहुत बड़ा, यानी कि ये जो जी हाँ। मेल डोमिनेंट साइड जो है ना, ये जो खराब होती है ना, उसकी काफी हद तक जो कहते हैं आप, उसको खराब करने में या ना होने में, या उसको सपोर्ट करने में, और तरफ ना जाए उसका जहन, तो दूसरे पहिए का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो अमूमन घरों के अंदर मसाइल होते हैं। तो उसके अंदर उनका भी तो हाथ होना चाहिए, तो उस चीज को काम रखने में, उन झगड़ों से दूर रहने में, कि कभी जॉब नहीं है आपके पास, कभी कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से, आई नो, ये एक कुव्वत गजब मर्द के बारे में ना, कि बहुत जल्दी गुस्से में आता है। ये एक साइकोलॉजिकल, बहुत ही कम लोग आपको बहुत ही ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ठंडे मिजाज के होते हैं, मतलब मेजॉरिटी हमारी माशरे में खासतौर पे वो डोमिनेट करते हैं। यानी तो कि आप कहना वहाँ चाह रहे हैं आपकी कि क्या बहुत राय ही कम लोग होंगे जो शकील भाई जैसे होंगे। है? जी जी, कूल एंड काम। तो डॉक्टर साहब, वहाँ आप क्या सजेस्ट करेंगे, देखिए, क्या व्यूज हैं? ये तो ऑफ कोर्स हर एक के इंडिविजुअल डायनामिक्स हैं मियाँ बीवी के। और ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल सही है कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है, और दोनों पहिए सही चलने चाहिए इक्विलिब्रियम में। अब आप, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो तो आप खुद ही कर सकते हैं ना। आप दूसरे आदमी को तो फोर्सेबली चेंज नहीं कर सकते। आप एक गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हर एक को अपना ही देखना है कि उनका रिश्ता कैसा है अपनी स्पाउस के साथ, और उनके क्या डायनामिक्स हैं आपस में। लेकिन एज अ मैन और या मेल, क्योंकि हम सारे मेल ही हैं यहाँ पे, और मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं बात कर सकता, मैं फीमेल नहीं हूँ। मैं इसी तरह से सोच सकता हूँ कि आप जो है, जो आपका रोल है घर के अंदर, आपको अपना रोल समझना है कि यू आर दी वली ऑफ द हाउस। आप घर के लीडर हैं। यही आपको रोल दिया गया है। अब हो सकता है दूसरी साइड वो बात ना माने और उसका इनकार कर दे कि नहीं, आप लीडर नहीं है, लेकिन आपको अपने तौर पे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अब आप देखें कि मेरी जो, समझे ये आपका जो घर है, आपकी छोटी सी हुकूमत है, ठीक है ना। ये आपकी एक छोटी सी, एक आपकी एम्पायर है, आपकी छोटी सी, आप उसको, आप उसके एक प्रेसिडेंट हैं या मैनेजर हैं। तो अब इसमें आपको क्या आपकी हुकूमत कैसी चल रही है, इसको आपको देखना है। अब जो जो डिसीजन है, आप देखेंगे, अगर एक आपके जो साथ आपके लोग रह रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके वालदैन या सास ससुर, या जो भी आपके हैं, वो उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो किस तरफ मामला जा रहा है। तो इसमें यू हैव टू डिसाइड कि आपका क्या रोल है और आपको उसको कैसे मैनेज करेंगे। हाउ कॉन्फ्लिक्ट इज लेस। कभी आपको अपने राइट्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, कभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी आपको जो है एक बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ये अगेन हर एक के अपने इंडिविजुअल, हर एक का इंडिविजुअल सिनारियो है, लेकिन आपको अपना रोल समझना है कि मेरा इसमें रोल क्या है। what is my responsibility in the house as far as my spouse and my kids are concerned, और मैं उसको किस तरह से मैनेज करूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो। मैं अगर थोड़ा जो एक्सपीरियंस है समझ सकूँ बात कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि आप अपने असूल के ऊपर अड़ जाएं या लड़ने के तैयार हो जाएं, बल्कि आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिफ्यूज़ कर दें, ताकि वो चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। ये कि जो तफरका पैदा हो जाता है या जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनस्बत अपने असूल के ऊपर कायम रहने पे। ऑफ कोर्स मैं हराम बात या कोई गैर शरई बात की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर इंसान की सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस होती है, कोई इतनी बड़ी मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि तफरका से जो है ना, वो उसके साथ ज़्यादा परेशानियाँ होती है बनस्बत असूल पे कायम रहने के।
मैं एक एग्जांपल, चलिए खैर वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आई थिंक ये की पॉइंट्स जो हैं कि आप अपना रोल समझें कि व्हाट इज़ योर रोल इन द हाउसहोल्ड, एंड देन द गाइडिंग प्रिंसिपल कैन बी कि हाउ डू यू रिजॉल्व, हाउ डू यू डिफ्यूज द टेंशन सो दैट इट डजंट बॉयल इनटू समथिंग मोर, ये लो लेवल पे जो है टेंशन खत्म हो जाए। आई एम प्रीटी श्योर कि एहसन भाई जो है ना इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे इस आंसर से। ऐसे भाई वो ऑफलाइन ज़्यादा नहीं डिटेल में बात करेंगे। नहीं, आपकी बात सही है। नहीं, मेरा मकसद कतई ये नहीं था। आप थोड़ा सा उसको उस सेंस मैं एज ए एनालिस्ट मैंने आपसे बात की थी कि आपने ये नहीं कि आप चूंकि माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं, आपने एक दुनिया देखी है, बेइंतहा लोगों से आप मिले हैं, मेल फीमेल, आप ये तो नहीं कि सिर्फ मेल ही को चेक करते हैं, फीमेल को भी चेक करते होंगे। तो हर किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ा है। मेरा पूछने का मकसद, कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से आपने एक व्यूज दिए मेल के लिए, इसी तरीके से आप एक, ये नहीं कि मतलब एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा सोचने का, तो आप ऐसे ही फीमेल के लिए भी ऐसे व्यूज दें कि भाई उनको भी कम से कम ये चीजें करनी चाहिए, तो इससे घर का माहौल भी एक अच्छा एक होगा। न्यूट्रल आपका बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू जो आप समझते हैं कि ऐसा हाँ, होना चाहिए। मतलब ये, हाँ, होना चाहिए। ठीक है, वो कोई माने या नहीं माने, मतलब एक व्यू है और इससे होगा। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी तरफ हम बहुत, एक मैं समझता हूँ बहुत लकी कौम है कि अल्लाह के खुदा ने हमें इस घराने में पैदा किया, जो अहले बैत को चाहने वाला है, अहले बैत के मानने वाले हैं, कि हमारे पास एक मीडियम मुयस्सर है जिसे हम मिंबर कहते हैं। तो ये जो मीडियम हमारे पास मुयस्सर है, मिंबर, इससे भी बड़े मसाइल हल होते हैं और हो रहे हैं और हुए भी हैं पहले भी। तो उलमा का भी इसमें किरदार है कि वो ऐसी बातें इसमें जहाँ पर जो जो जितनी जो बातें हैं जिनको आप चाह रहे हैं कि डिफ्यूज हो जाएं या इंसान की कंट्रोलिंग आए, वो दोनों को बता सकते हैं और उनको अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। जी हाँ। और वो लोग जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये भी इनको भी चांस मिलता है इंटरेक्ट होने का मुख्तलिफ लोगों से, ये भी इसमें इस माशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। उस नजरिए के तहत मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। डॉक्टर साहब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कमेंट देने से जी। पहले। कुछ एक और क्वेश्चन हमें फेसबुक के ज़रिए मौसूल हुआ है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जो कुव्वत बर्दाश्त है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जी वेरी हाँ, वेल। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। और यही जो ट्रेनिंग है ना दीन की, वो इसीलिए है कि आप अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब अब आपकी 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 जो अक्ल है वो कैसे हावी होती है आपके नफ्स के ऊपर, वो तब होती है जब आप खुदा की बंदगी करते हैं, जब आप अपने आप को वॉच करते हैं कि क्या है। अब देखें, आपको एक पूरा प्रोग्राम बना के दिया है, आपको कितने बजे उठना है। अच्छा, कितने बजे उठना है उसके लिए आपको फिर ये देखना होगा कितने बजे मुझे सोना है। अगर आपको इतने बजे उठना है 5 बजे, तो फिर आपको इतने बजे तक सो जाना चाहिए। आपको अंदाज़ा है आपकी कितनी नींद है, तो आपके लिए किसी के लिए 10 होगा, किसी के लिए 11 होगा, किसी के लिए 12 बजे होगा। तो उस हिसाब से आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको खाना है, और क्या आपके बाकी ज़िंदगी के मामला होंगे। तो ये जो रिलीजियस प्रोग्राम है, ये इसको फॉलो करने से जो है आपकी बर्दाश्त बढ़ती जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए है कि भाई आप जॉब पर हैं और आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, तो हाउ डू यू मेक टाइम फॉर दैट, और हाउ डू यू मूव एवरीथिंग असाइड, बाकी सारी चीज़ों को अपनी जगह पे आप रखिए और फिर इस काम को अमल करने की कोशिश करें। तो ये अगेन आपके अंदर एक विल पावर क्रिएट होती है। जब भी आप ये करते हैं ना कि मैं कैसे अपने टाइम को, इसमें अगेन टाइम मैनेजमेंट भी आती है कि मैं इतने बजे तक ये काम खत्म कर लूँ ताकि मैं फिर ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकूँ, या इतने बजे तक बाकी काम खत्म कर लूँ ताकि मगरिब की नमाज़ वक्त के ऊपर पढ़ लूँ। तो इससे जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके अंदर विल पावर बढ़ती जाती है। दूसरी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ जो बहुत, अगर कोई वाक़ई इसको सीरियसली लेना चाहता है कि मैं अपने कैसे कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाऊँ, तो मेरे ख़्याल से अगर आप हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा रोज़ा रखें, तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत बढ़ जाएगी। ये जज़ाकल्लाह। आई थिंक बहुत मौसर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा, अगर कोई रख सके तो 2 दफ़ा, ख़ास तौर पे सर्दियों में आसान होता है। अगर आप ये मुस्तहब अपने रोज़े रख लें आपके ऊपर, यानी जो फ़र्ज़ के अलावा है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इंसान स्नैप करता है ना, किसी ने कुछ बात की और आप एकदम से
पता नहीं है कहाँ से अंदर से एक आदमी निकल आया जो आपके में, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से कुछ आपके अंदर कुछ कंट्रोल आ जाता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल पॉइंट कहता हूँ, कोई अगर कोई इसको सीरियसली करना चाहता है तो वो ये अगर काम करके देखे तो उसको अंदर डेफिनेटली कुव्वत बर्दाश्त बेहतर हो जाए। सही। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। और वेरी एक और नाइस। चीज़ इसके अंदर मैं भी थोड़ा सा सुजेस्ट करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि लेट्स से कि फॉर सम रीज़न इंसान स्नैप कर जाता है और शैतान आपके अंदर आ जाता है और आपको वरगला देता है, और यू नो अब समहाउ यू जस्ट लाइक गेट मैड और किसी के साथ आप लड़ने शुरू कर देते हो, आर्ग्यू करते हो। आई मीन एज सुन एज यू रियलाइज कि आपसे कुछ गलत हो रहा है या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको रियलाइज हो जाए तो उसको उस वक्त भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन जस्ट लाइक यू डोंट हैव टू जस्ट गो विद इट, यू डोंट हैव टू लाइक कि भी उसको कैरी करते जाओ, आप उसको वहीं पे स्टॉप करके चीज़ों को टर्न अराउंड भी कर सकते हैं। यू कैन लाइक कि स्विच कि भी लाइक कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको मुझे स्टॉप करना है, आई नीड टू गो दिस राउट नॉट दिस राउट। तो ये चीज़ कई लोग मैंने देखा कि वो अगर उनसे गलती हो कहते हैं यार आप टू लेट हो गए, आप तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता इस चीज़ को। नो यू कैन, या आप ऑलवेज वो रिवर्स कर ईगो आ सकते जाती है, ईगो, हैं। जी इंसान की बिल्कुल ईगो आ जाती है। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि एक तो लोगों से बिला वजह में कहते हैं कि झगड़ना नहीं चाहिए छोटी छोटी बातों के ऊपर, जी यानी आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं। झगड़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी लड़ाई हो रही है, लेकिन आर्ग्यूमेंट, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, नहीं मैं कहता हूँ ऐसा। तो बिला वजह में अगर आपको लगे कि ये चीज़ तो आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रही है तो आप बैक ऑफ हो जाए, कोई बात नहीं, हो सकता है भाई आपकी बात ठीक हो। दूसरा ये कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि चीज़ एस्केलेट हो रही है और आपको रियलाइज हो जाए कि नो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो इसमें फिर जीतना या अगले को हराना मकसद नहीं होना चाहिए कि किस तरह से मैं ओवरकम कर लूँ या मेरी बात मान ली जाए। तो आप इसमें फिर यस यू हैव टू रियलाइज, उसमें मुख्तलिफ तरीके, जैसे कहते हैं अगर आप बैठे हैं तो वॉक करना शुरू करते हैं या पानी पी लें, जी वजू कर ले जाके, तो यू कैन ओवरकम दिस। ख़ास तौर पर ये अक्सर होता है आपके सिचुएशन घर के अंदर के, अगर आपके अंदर घर के अंदर किसी वजह से टेंशन पैदा हो गई तो उसमें आपको फाइट करके जीतना ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा। सही। आप आई थिंक जो मेन पॉइंट है कि कॉन्फ्लिक्ट ना ज़्यादा ना बढ़े, ये आपकी फतह है। अगर आप इसको फतह बना दें कि इस सिचुएशन के अंदर मैंने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने नहीं दिया, ये मेरी फतह है, तो आई थिंक ये भी आपकी ईगो के लिए बूस्ट हो जाएगा सही। कि मैं, क्योंकि अगर आप जीत गए लेकिन आपने चीज़ तोड़ दी तो फ़ायदा क्या हुआ। ठीक लेकिन अगर आप हार गए लेकिन आपने चीज़ बचा ली तो वो भी आपकी सक्सेस है। ठीक। आई थिंक यू स्टिल नीड टू आंसर, जो एहसन भाई ने दोबारा से आपको उस क्वेश्चन को जी हाँ, वो तो एक बड़ी अंडरस्टूड एक बात है सेकंड कि उसमें डॉक्टर साहब, एक सेकंड उसमें एक चीज ऐड कर दूं। एक तो ये कि एक आसिम ने बहुत अच्छी एक इतनी जबरदस्त बात की कि उसको कैरी नहीं करना चाहिए उसमें, कि बिल्कुल मैंने खुद इसी ह्यूस्टन में देखा है कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और बहुत ही खतरनाक हुआ, और उसमें एक साहब ने कुछ कहा, दूसरे साहब ने उनसे आर्ग्यूमेंट किया और बहरहाल काफी हाई पे गया, और उसके बाद जिन साहब ने जाके आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने रियलाइज किया इस बात को कि नहीं, इवन दो मैं सही भी था, लेकिन फिर थी कि मुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए था और मैं आ गया हूं तो मुझे ही इसको खत्म करना है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ईगो को मारा, ईगो को मार के ना आज वो दोबारा से बेस्ट फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि 5 मिनट मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी 5 मिनट 10 मिनट की ये कहानी है, और मैंने खुद देखा, और वाकई ये सही कह रहे हैं कि अगर उसको आप कैरी ऑन नहीं करें तो हालात वहीं वापस आ जाते हैं और माशाल्लाह से फिर आते हैं। अच्छा, सवाल में ये ऐड करना चाहूंगा कि आपके जो अभी आप जवाब देंगे डॉक्टर साहब, कि ये जो किरदार साजी है और शख्सियत साजी का अमल है, इसका भी एक बड़ा रोल है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, कि अगर इंसान का तो चूंकि बनाया अल्लाह ने ऐसा है कि वो भूलने का है, नहीं कि वो हर थोड़ी देर बाद भूल जाता है। अभी आपने जितनी बातें की बिल्कुल नहीं, और होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन प्रैक्टिकल लाइफ में। ये है नहीं कि आप बिल्कुल कूल रहें, काम रहें, आपको किसी बात पे गुस्सा ना आए। तो अगर तो हमारे उलमा, खासतौर पर मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वो मुसलसल किरदार साजी, शख्सियत साजी पर बात करते रहें तो, और हमारे नमूना हयात, हमारे अहले बैत, 4 मासूमीन है, अगर उनकी चीज़ें हमारे लिए सामने मुसलसल रहें तो मेरा ख्याल है वो बड़ी हेल्प होगी उस बर्दाश्त करने में। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? यहाँ की ये बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ की कोई बात नहीं है, जो आप सब बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उलमा का किरदार है और
और हमारे जो सेंटर्स हैं, जो लेक्चर्स हैं या जो तरबियत है, वो इस तरफ बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि फैमिली इश्यूज़ कैसे, और या पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। इनफैक्ट जो तज़किया नफ्स है वो तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि असल चीज़ ही वही है, अपने आप से लड़ाई कर लेना या अपने आप के ऊपर काबू पा लेना। ये बहुत मुश्किल, सबसे असल काम ही यही है। बहुत और मुश्किल। जो जो देखें आप, जो जो रिलीजन का प्रोग्राम है जो है, वो पूरा एक ये जो आपको रेजिमेंट दिया हुआ है, एक आपको स्केड्यूल दिया हुआ है एक पूरा, कि आप ये करें और ये ना करें। इसका मकसद ये है कि आपकी जो है वो किरदार साजी हो। तो अगर किरदार साजी हो रही है तो फिर आपके करने का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो फिर यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, और आप फिर वो तो और भी नुकसान की चीज़ है कि आप कर भी रहे हैं लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो यही है ज़िंदगी की स्ट्रगल, है यही कि जो जितने भी ज़िंदगी के मराहिल हैं, फॉर एग्जांपल शुरू में तालीम हासिल करना, फिर शादी करना, फिर बच्चे होना या अपने पेरेंट्स का ख्याल करना, ये सारे मराहिल हैं ही इसलिए कि आपकी किरदार साजी हो, और इनका कोई मकसद नहीं है। विश्वास में। ये वैसे तो ये सब रिश्ते बाद में ख़त्म हो जाएंगे जब आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन सारे मराहिल जो स्टेजेस से इंसान गुजरता है उसकी किरदार साजी ही हो रही होती है। और उसे देखना है कि मैं इस रोल में मेरा, जब तक आप अकेले होते हैं तो सब कुछ आपके लिए, जो आप मर्जी करें। फिर जब दो लोग साथ हो जाते हैं तो फिर अब आपको अपनी चॉइसेस को और ख्वाहिशात को शेयर करना है कि भाई वो क्या कह रही हैं और मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर जब आप 3-4 हो जाते हैं तो फिर अब उनकी प्रायोरिटीज़ आपके ऊपर मुकद्दम हो जाती हैं, तो आपका रोल तो कम से कम होता जा रहा है। जो आपकी अपनी ईगो है वो तो नेचुरली कम होनी चाहिए। तो क्योंकि अब आपके लिए ज़िंदगी में वो लोग आप शामिल हो गए हैं जिनको आपको फ़ौक़ियत देनी चाहिए कि भई ये हो जाए या मेरे बच्चे ये कर लें। तो ये जो सारा प्रोग्राम है ये है ही किरदार साज़ी के लिए। सही। एनीथिंग जी एल्स? शकील भाई, आप ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि मैं हाँ लास्ट बस टॉपिक की तरफ नहीं, आऊँ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि हमें बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और हम लोग मौला अली के चाहने वाले हैं और आइमा अहले बैत के मानने वाले हैं। उन लोगों ने हमें एक पूरा ज़ाब्ता हयात दिया हुआ है, हमें मतलब हमारी एक पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो सब बता के दिया हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपनी बेसिस से थोड़े से मेरे ख्याल में शायद हट गए हैं, थोड़े दूर हो गए हम चीज़ों से। तो अगर हम वापस अपने आप को उस दरवाजे के ऊपर मजबूती से पकड़ के बैठें तो यकीनन हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही वाज़ेह उन्होंने बताया कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें हम दोबारा उन जगहों पे पहुंच जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बयान किया उन सब चीज़ों पर। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया लोगों को। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी जो इशू हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, जो दुनिया भर में और स्पेशली हमारी कम्युनिटी के अंदर जो खुदकशियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी, कि अभी हालिया कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 वीक पहले, पाकिस्तान में एक नौजवान ने खुदकुशी की। और यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी हम जिन लोगों को जानते थे, जो हमारे साथ उठते बैठते थे, उन लोगों में से कुछ ने, एक दो लोगों ने जो है खुदकुशी की। तो इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या हो सकती है कि उसको किस तरह से इसके साथ डील किया जा सकता है? क्या ये भी सुसाइड भी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका में तकरीबन 48,000 लोग हर साल सुसाइड कमिट कर लेते हैं जी। और तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जी। एक बहुत बड़ी फिगर है। बहुत। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करने का, और उसमें से 48,000 तकरीबन कामयाब हो जाते हैं। ये तकरीबन होमिसाइड के मुकाबले में दुगना है। होमिसाइड से तकरीबन 20,000 लोगों का इंतकाल होता है, सुसाइड में उससे 2 गुना से भी ज़्यादा लोगों का इंतकाल होता है। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है। अब सुसाइड जो है, आप इसको लिंक करें एक कॉमन नफ्सियाती बीमारी जिसे कहते हैं डिप्रेशन, ठीक। उदासी का होना। तो डिप्रेशन की ये एक्सट्रीम फॉर्म है। डिप्रेशन जो है वो किसी, देखिए, इंसान के जो जज्बात हैं उसमें डिप्रेस होना कोई मायूब बात नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में जब भी नाकामी महसूस हो किसी भी काम में, कभी जॉब में, कभी घर में, या किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी या आपके साथ कोई गलती, आपने कोई गलती कर दी, तो एक नदामत का एहसास होना जो है वो एक इंसान की नफ्सियात का नेचुरल हिस्सा है। वो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अक्सर होता है कि वो नदामत जो है वो फिर प्रोलॉन्ग कर जाती है, यानी कि वो फिर आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते।
या तो ये कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी वजह से, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर एक जो नदामत उसकी वजह से पैदा हुई है, वो फिर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो पाती, और वो इस हद तक हो जाती है कि फिर वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। मकसद ये कि फिर आपका जॉब पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, या आपका अलमुर्तज़ा जाने का दिल नहीं चाह रहा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, जी या आप बस पूरा दिन बिस्तर पे ही बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये वो नदामत का जो एहसास है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि अब आपको जो है आपकी आम ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये फिर अब क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, इंसान जो है वाकई अब एक डिप्रेस्ड स्टेट के अंदर चला गया। अच्छा, डिप्रेशन की एक और जो फीचर होती है वो होती है लो सेल्फ एस्टीम, या जिसे कहते हैं एहसास कमतरी। किसी भी वजह से इंसान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। ये बुनियादी चीज़ होती है डिप्रेशन के अंदर, कि आपके अंदर या तो कोई खामी है या कोई कमी है या आपके साथ कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से आपको एहसास होता है, या अक्सर होता है इंसान ने कोई गलती कर दी होती है और उसको नदामत का एहसास इतना शिद्दत होता है कि उसके अंदर जो है वो शदीद एहसास कमतरी पैदा हो जाती है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ। जब वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आपको आपके अंदर एक नाउम्मीदी पैदा हो जाए कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मैं बेहतर की तरफ आ ही नहीं सकता कभी भी, जिसे कहते हैं यास या नाउम्मीदी, तो फिर इंसान के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है कि अब ज़िंदगी रहने का क्या फ़ायदा? अब क्या करेंगे? अब तो ये हल ही नहीं हो सकता मसला। तो और फिर इंसान जो है इस स्टेज तक पहुँच जाता है कि वो अपनी जो है जान भी ले ले। तो ये इसकी बैकग्राउंड है कि ये स्टार्ट फ्रॉम डिप्रेशन, और जब इसका अगर इलाज ना हो और वो आदमी इसको ओवरकम ना कर पाए, तो वो इस हद तक पहुँच जाता है कि फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर जो है वो सुसाइड के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जो भी इंसान अच्छा, ये काफ़ी कॉमन है, ये इतना अनकॉमन चीज़ नहीं है डिप्रेशन होना, जो काफ़ी अमेरिका में तकरीबन 6 टू 8% लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन है, या बाज़ फिगर्स में 10 टू 15% को भी है। तो इसके मुख्तलिफ, अगेन पहली चीज़ तो होती है कि किसी चीज़ का भी इलाज तब हो सकता है जब आप उसको रिकग्नाइज़ करें, जब आप पहचान लें कि ऐसा हो रहा है। जी तो या तो आप, अक्सर होता है भी जो डिप्रेशन आदमी है वो खुद शायद अपनी लिए हेल्प ना लेना पाए, लेकिन उसके जो आस-पास लोग हैं, उसके फैमिली मामले वाले या दोस्त या कम्युनिटी वाले, वो मतलब उस बात का अंदाज़ा करें भाई इसको ये डिप्रेशन हो रहा है। और डिप्रेशन अक्सर होता है उसकी एक तो मैनिफेस्टेशन ये होती है कि आदमी किसी से मिलना-जुलना बंद कर दे। एक डिप्रेशन की मैनिफेस्टेशन ये भी होती है कि आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत गुस्से में, छोटी-छोटी बातों पे गुस्से पे आ जाए। वो भी एक निशानी होती है कि आदमी ये शायद डिप्रेस्ड है ये जो छोटी-छोटी बात पे जो है वो परेशान हो रहा है या लड़ रहा है या चीख रहा है, तो ये हो सकता है अंदर से ये उदास है। तो जब ऐसा आप रिकग्नाइज़ कर लें तो उसका फिर इलाज ज़रूरी है, और इलाज की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इसमें एक साइकोथेरेपी भी होता है जिसमें सिर्फ़ बातचीत के ज़रिए से उस आदमी की नफ्सियात को बेहतर किया जाता है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास बैठ के अपना हाल बताता है, अपनी दिल की जो भी बातें करता है, और फिर साइकियाट्रिस्ट उसको सुनता है और फिर उसे गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो एक ये इसकी सूरत है। दूसरी इसकी फार्माकोथेरेपी है कि आप इसमें दवाइयाँ दें डिप्रेशन की। बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में जो है वो बिजली के झटके भी दिए जाते हैं। ये वैलिड इलाज है डिप्रेशन का। जो आदमी बहुत सख्त डिप्रेस हो जाए या सुइसाइडल हो जाए तो उसको इनफैक्ट एडमिट कर दिया जाता है, अगर ऐसा कोई आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए। जब हम मरीज़ देखते हैं तो किसी पे हमें शक हो, कोई मरीज़ ऐसा इजहार करे कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, या मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, तो ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसे मरीज़ को एडमिट कर दिया जाता है ताकि उसको फिर वो अपने आप को उस प्लान पे अमल दरामद ना हो सके। तो ये एक इसकी है। अब क्योंकि जो कोविड की वजह से लोगों के सिचुएशंस चेंज हुई है, सोशल सिचुएशन, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, और वो भी एक वजह हो सकती है। तो आप सही कह रहे हैं, ये कम्युनिटी में एक है चीज़, और इसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, और इसकी जब निशानदेही हो जाए तो फिर इसका इलाज होना ज़रूरी है। और बेस्ट तो ये होता है कि आदमी जिस वजह से डिप्रेस हुआ है वो चीज़ उससे ओवरकम कर जाए। लेकिन अक्सर होता है आदमी नहीं, देयर इज़ नो अदर वे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी इंसान की फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, और वो उस वजह से डिप्रेस हो गया, वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो अगेन वो ये एक रूहानी प्रोसेस है, आपको उससे गुज़रना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और आपके लिए या क्या ये इतनी ऐसी खतरनाक सिचुएशन थी कि इसके बाद ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्या ये इतनी, या आपकी ज़िंदगी में कुछ और भी मकासद हैं। तो जो चीज़ आई थिंक इंसान को सीरियस डिप्रेशन से बचाती है, वो उसका ज़िंदगी में एक मकसद होना ज़रूरी है कि हमारा मकसद क्या है। अगर इंसान का मकसद जो है वो सिर्फ बीवी बच्चे फैमिली है, या जॉब है, या मशहूर होना है, फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटी आप देखते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो
जब वो अक्सर मकसद जब ख़त्म हो जाता है या आपने वो मकसद पा लिया होता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि मैं क्यों ज़िंदा रहूँ? मैं तो मकसद पा लिया है। अब मेरे लिए व्हाई शुड आई गेट अप एंड डू समथिंग एल्स? या वो आपके मकसद बिल्कुल हाथ से निकल गया है, तो उससे भी आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो एक हैविंग अ क्लियर गोल और मकसद ज़िंदगी में जिस जिस पे आप मुसलसल उस डायरेक्शन में चलते रहें, तो आपको फिर वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में स्टेबल रखेगा। क्योंकि मेरा ये मकसद तो सही चल रहा है ना, बाकी चीज़ें उतार चढ़ाव हो रही है, लेकिन जब तक मैं ये कर रहा हूँ मेरे अंदर एक उम्मीद है, तो इंसान जो है फिर आई थिंक अपने आप को ज़्यादा कोप कर सकता है, बेहतर तरीके से कोप कर सकता है। ठीक। शकील भाई, यू लाइक टू ऐड और बस आस्क एनीथिंग? जी हाँ डॉक्टर साहब, इसमें सबसे मतलब आपने डिटेल से समझा ही दिया, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जहन में ये आता है कि इसमें सबसे ज्यादा हेल्प उस डिप्रेस्ड आदमी को कहाँ से मिल सकती है? उसकी फैमिली की तरफ से मिल सकती है, उसके दोस्तों की तरफ से मिल सकती है। चले एक मेडिकल तो एक है कि वो क्योर बाद में होगा, लेकिन जैसे आपने कहा पहले पता चलना जरूरी है कि भाई उसकी कंडीशन है क्या, मतलब उसको खुद या घर वालों को या किसी को रियलाइज करना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी वजह से। तो आपके ख्याल में फैमिली को ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए या दोस्तों को पता चले कौन इसमें हेल्प कर सकता है या उसकी? जो भी उसके करीब है और जो उसको कंसर्न है उसके बारे में जो है परेशान होता है, तो वो उसको उसके ऊपर रिकग्नाइज करे और फिर एक्शन ले। अब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, जिसे हम बच्चे के लड़के का भी जिक्र कर रहे थे, अब अगर फॉर एग्जाम्पल डाउन द रोड आज से 6 महीने बाद, 9 महीने बाद कुछ ऐसी अलामात उसके फैमिली नोटिस करती है, तो उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ये एक वो जैसे सिचुएशन है कि एक आदमी एक सख्त वाक़े से गुजरा और फिर अब उसके नफ्सियात पे बड़ा असर हुआ, तो क्या ये इसलिए मैंने कहा था कि इनको साइकोथेरेपी शायद बाद में ज़रूरत पड़े या साइकियाट्रिस्ट को देखने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट को, ये चीज़ जो है उस तरफ ना चली जाए। तो इस तरह के वाक़यात में अब फैमिली या दोस्त या कम्युनिटी या जो भी उसके लिए कंसर्न है, वो देखे और खुद ही रिकग्नाइज करे। और अब इंसान अपने खुद भी देख सकता है आस-पास कि जो मैं जिनके साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ या जो मेरे पड़ोसी हैं या किसी के साथ ऐसा तो कोई मामला नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में हेल्प बड़ा ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सके या कम्युनिटी मदद कर सके, ताकि वो उस फेज़ से बाहर आ जाए, उसे उम्मीद की तरह निकाल सके कि नहीं, ये जो तुम जिस रास्ते में जा रहे हो, ये गलती की तरफ जा रहा है और इसका अंजाम अच्छा नहीं है। तो ये, लेकिन अक्सर होता है ये चीज़ अनडिटेक्टेबल होती है, कोई कोई पहचान नहीं पाता या आदमी इतना आइसोलेटेड होता है कि किसी को पता नहीं चलता। अक्सर अमेरिका में एल्डरली सुसाइड करते हैं, उनका बेचारों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता किसी के साथ, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, अकेले होते हैं, अकेली ज़िंदगी गुजार होते हैं। तो उनके अंदर एक्चुअली सुसाइड की रेट काफ़ी ज़्यादा है, कि उनको कोई मकसद नज़र नहीं आता, कोई रीज़न समझ में नहीं आता। तो जो लोग आइसोलेट हो जाते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है कि वो उस पर कामयाब हो जाए इस प्रोसेस में या गलत तरफ चले जाएं। सही। तो बिल्कुल आपकी बात सही कि जो भी कंसर्न है वो उसमें रिस्पॉन्ड करें। जी हाँ। ठीक जी। सही। ऐसे भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ इसके अंदर आगाही का होना बहुत जरूरी है डिप्रेशन के लिए, जी क्योंकि बहुत सारे मैंने ये देखा कि जो फैमिली एक दो लोग ऐसे होते भी हैं डिप्रेस्ड हों या वाकई कोई सीरियसली इसका विक्टिम हो, तो वो अवॉइड करते हैं। एक तो उनको आगाही नहीं होती है, सबसे पहली चीज तो कि वो है क्या चीज। दूसरी ये कि फिर वो उसको इग्नोर करते हैं ना, कहते हैं हाँ भाई ये तो बस यही है। तो इस सिलसिले में क्या इकदाम होने चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ घरों के अंदर, यानी जो पेरेंट्स हैं खास तौर पे, उनको उनको इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि वो नजर रख सकें उसको। अगर उनको ही नहीं पता कुछ तो फिर वो आदमी पैदा होंगे ना। आप क्या कहते बिल्कुल हैं? आपकी बात सही है। इसमें आगाही जो है वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फैमिली मेम्बर है जो एक चिड़चिड़ा हो रहा है, भाई ये मामू है तो चिड़चिड़ा ही रहते हैं। अब वो उनके ऊपर एक लेबल लग गया कि ये तो चिड़चिड़ा मामू है या इनका मूड सही नहीं रहता, लेकिन शायद अगर थोड़ा तो सोचा जाए या खोजा जाए तो हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो, वो इस वजह से वो जो है उनका मूड ऐसा है, या ये तो किसी से मिलते नहीं, ये तो घर पे ही रहते हैं हर वक्त। तो उसकी भाई कोई वजह होगी ना, कोई ये इंसान के लिए अब नॉर्मल है कि लोगों से ना मिलना चाहिए, या एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट साइन होती है कि लोग जब अवॉइड करें दूसरे लोगों से मिलना, कि लोग जमा हो रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो वो कहते हैं जी मैं नहीं जाना, मुझे जाना, मैं नहीं जाना चाहता। या उनके अपने घर में कोई लोग जमा हो रहे हैं तो वो किसी अलग कमरे में जाके छुप जाएं या कमरे से बाहर चले जाएं ताकि वो लोगों से अवॉइड करें। ये भी एक साइन होती है लो सेल्फ इस्टीम की या डिप्रेशन की। तो ये इस तरह की चीज़ों से इंसान अक्सर पता चल जाता है कि भाई एक आदमी जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें
एहसन भाई आपकी बिल्कुल बात सही है कि आगाही जो है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर जो आदमी डिप्रेस होता है उसे खुद नहीं पता होता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। वो जी एक बस एक फेज से गुजर रहा है और वो ये अपने ऊपर लेबल नहीं लगा सकता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन जो आस-पास से लोग हैं वो उसको शायद पहचान सकें। तो एक इस पे आप कोई सेमिनार किया जाए या कोई टॉक किया जाए कि भई आप इन चीज़ों को भी करेक्ट। आइडेंटिफ़ाई करें। जैसे हमारे हेल्थ सेमिनार होते हैं, ब्लड प्रेशर या हेल्थ फेयर होते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर के, तो इस तरह एक नफ्सियाती बीमारियों के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस चीज़ को जैसे आपने ज़िक्र किया बुरी नज़र से भी देखा जाता है या इसको एक शर्मिंदगी का बायस बिल्कुल, समझा जाता है कि हम भी डिप्रेस्ड हैं बिल्कुल। या राइट। हमारे अब जो वो एक टैबू सा बन जाता है कि भई इनको तो नफ्सियाती मसाइल हैं। तो इससे हमारी आई थिंक तो ये इस हमारी कम्युनिटी का एक चैलेंज है कि इसके ऊपर और उसका जैसे आपने कहा कि आगाही होनी चाहिए, तो इसके ऊपर कम्युनिटी एक अलमुर्तज़ा सेमिनार कर सकता है, कुछ हमारे जो माहिर नफ्सियात हैं उनको बुलाया जाए और वो इस बातों के ऊपर को लोग इसका कम्युनिटी के मतलब सामने खोल के करें, हाँ, ताकि लोग इससे जी फिर आशना हो, आगाही हो और फिर वो इसके ऊपर एक्ट कर सकें। सही। डॉक्टर साहब और तो इसका एहसन मतलब भाई ये हुआ और कि शकील भाई, हमारे पास अभी 5 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम। बिलीव इट और नॉट 1 घंटा 20 मिनट तो ऑलमोस्ट हो गए प्रोग्राम करते हुए हमें। वक्त का या अल्लाह। बिल्कुल जो है वो पता नहीं चला। एट दी एंड मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूंगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि एहसन भाई थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। जो लास्ट वीक हमने टॉपिक जो शुरू किया था, जो पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ था सियालकोट के हवाले से, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। मगर सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि इस हवाले से एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, एक ऑब्जर्वेशन, वी शुड कीप आवर आइज ओपन एंड ईयर ओपन एज वेल। कि जब हम आप कम्युनिटी में जाते हैं, इदारे में जाते हैं, घर में रहते हैं, अगर कोई फ़र्द अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत दफ़ा कहा कि अपने आप को अलग थलग रख रहा है, कमरे में जाके बैठ जाता है, या इस तरह के बिहेवियर्स नज़र आने शुरू होते हैं, कोई ये बिहेवियर आप जितने भी सुसाइडल केसेस हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान ली है, अगर आप उनको जाके देखें कुछ महीने पहले से वो लोग एक डिफरेंट मोड में चले जाते हैं। मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ, 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसी चीज़ें की और वो अपनी जान से भी गए और कुछ बच भी गए। मगर उनका बिहेवियर पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें, आपको नज़र आ जाता है कि ये बंदा बहुत कम लोगों से बात करता है, अपने आप में यानी कि रहता है, वो कम यानी कि इधर कहीं निकलता है। सो इन ऐसे बिहेवियर अगर नज़र आए आपको तो टॉक टू समबडी। जी, यानी जी, जी। घर वाले अगर ऑब्जर्व करें, घर वालों को चाहिए कि उसके ऊपर खास नज़र रखें, उसके साथ ज़्यादा टाइम उसके साथ जो है गुजारने की कोशिश करें और उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, उसको क्या मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर बंदा खामोश है तो कोई वजह हो सकती है कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहा। उससे बात करने की कोशिश करें या किसी उसके दोस्त से बात करें या उनके जानने वालों को कहें कि यार ये बंदा कुछ बिहेवियर डिफरेंट कर रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट कि हो सकता है उसको जॉब के मसाइल हो सकता है उसके पर्सनल मसाइल हो सकता है बच्चों के मसाइल हो, कोई भी मसाइल हो सकते हैं। और कुछ मसाइल ऐसे हैं कि सिर्फ बात करने से हल हो सकते हैं, उसके अंदर पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई किसी से बात शेयरिंग। कर ले या उसको ओपन अप कर ले तो उसके मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट बस कमेंट ऑन एक दिस। क्विकली एक जी चीज आसिम, बस ये जी शकील भाई। एक जरा वेरी क्विकली, जी जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि हमें लोगों को थोड़ा लिटरेट करने की जरूरत है कि खुदा के लिए अगर कोई चीज महसूस करें, देखें, कोई चेंज तब्दीली आ रही है तो शर्माएं नहीं इसमें, बेशक। बिल्कुल जाके डॉक्टर से मिलें, किसी से कंसल्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग शर्माते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी से कहा कि हमें कोई नफ्सियाती मसला है तो लोग समझेंगे पागल है। मतलब हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट चला चला आ रहा है पिछले काफी सालों से। यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी लोग डरते हैं किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने से या अपना मसला किसी को बयान करने से। तो हमें उन लोगों को समझाने की, बताने की, पढ़ाने की जरूरत है कि भाई ये एक बीमारी है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज का मसला होता है, ये भी एक बीमारी है, इसका इलाज करवाइए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी जी असद भाई। बिल्कुल ठीक है। शकील आपने सही कहा है कि सबसे बड़ी आई थिंक प्रॉब्लम यही है, ला इल्मी जो है वो बाज दफा की है, तो वो उसमें फिर आप भी शरीक हो जाते हैं कि ला इल्म, इस बीमारी से ला इल्म नहीं होना चाहिए आपको। द सेकेंडली जो आसिम ने बात की है सियालकोट इंसिडेंट के हवाले से, तो उसकी जो है उन्होंने एक प्रोसिक्यूशन जो टीम है वो सियालकोट पहुंच गई है, वो शवाहिद जमा कर रही है
130 प्लस के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 31 या 32 प्राइम सस्पेक्ट हैं उसके अंदर। और एक गवर्नमेंट जो है पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहरिक है इसके अंदर, और गवर्नमेंट इस वक्त ये भी सोच रही है, एक रुख ये भी देख रही है कि इनका जेल ट्रायल किया जाए, कि अगर बाहर मुमकिन हो और इसको जल्द से जल्द इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल अभी तक यही है। सही। वेल, गर्ज ये कि काम चल रहा है उसके ऊपर, और काफ़ी सारे लोग जो है वो पकड़े गए हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक जो है अमल भी हो रहा है। और इसके अलावा आई थिंक वो जो एक साहब अदनान मलिक साहब थे, उनको वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस बुला के जो है उनको सर्टिफिकेट भी दिया है कि उन्होंने एटलीस्ट ही ट्राई टू जो है उन्होंने कोशिश की है। और शकील भाई इस हवाले से बताइएगा, आई थिंक आपने भी शेयर किया था अर्लियर कि हमारी जो शिया तंजीमें हैं उन्होंने भी जो है आई थिंक कौंसलेट का विजिट किया है, श्रीलंकन कौंसलेट जी का। जी जी बिल्कुल, जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के राजा नासिर अब्बास साहब जो थे वो कौंसलेट में गए, उनके साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद थे, जो कि जिन्होंने वहाँ जाके कौंसलेट में उनसे ताज़ियत की है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे और भी उलमा और दूसरे दीगर अहबाब भी जा कर के वहाँ जाके ताज़ियत करते, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम हुआ जो नासिर अब्बास साहब ने और नासिर शिराजी साहब ने उठाया है। और मतलब मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत अहसन कदम हुआ है। जी डॉक्टर साहब, एट द एंड वुड लाइक योर फाइनल कमेंट्स, और जो इफ़ यू लाइक टू से समथिंग, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको किसी प्रोग्राम में जहमत देंगे। बस ये कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका इस सिलसिले में प्रोग्राम करने का और मेरी बातें सुनने का। हो सकता है कुछ फ़ायदा हुआ उनसे। ये आई थिंक समाजी मसाइल जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके ऊपर डिस्कस करना, बात करना, और इनका अक्सर ताल्लुक इंसान की नफ्सियात और अगेन वही किरदार से ही होता है। तो माशरे में रहने का और कम्युनिटी में रहने का एक फ़ायदा ये कि ऐसे इश्यूज़ सामने आ सकते हैं, मंजर आम पे आ सकते हैं, उन पर डिस्कस होता है और उससे फिर आगे कुछ सोल्यूशंस भी निकाले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे भाई, you like to add anything at the end? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने यानी बड़े ही अच्छे मुदल्लल दलाइल पेश किए हैं और बहुत ही अच्छी बातें की। मेरे ख्याल में काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, और इंशाल्लाह मैं अल-मुर्तज़ा की वसातत से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर हम एक सेमिनार रखें डिप्रेशन के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आपको उसमें हम जहमत देंगे। थैंक यू आसिम, थैंक यू शकील, थैंक यू डॉक्टर साहब। शकील भाई, योर लास्ट कमेंट। बिल्कुल आसिम, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप इतने सेंसिटिव इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करवा रहे हैं यहाँ पे, और एक यकीनन एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिससे कम्युनिटी के लोगों को यकीनन फ़ायदा भी पहुँचेगा। डॉक्टर साहब ने अपना इतना कीमती वक्त दिया आज हमको। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके बड़े काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एट द एंड डॉक्टर साहब ना सिर्फ हमें टाइम देते हैं, डॉक्टर साहब को दूसरे चैनलों पे के लिए भी टाइम देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कई दफ़ा इनको जहमत दिलाता हूँ दूसरी जगह पे भी अगर किसी को ज़रूरत होती है, और वो स्पेशलाइज उनको कमेंट्स चाहिए हों या किसी भी हवाले से, और डॉक्टर साहब हमेशा जो है वो अवेलेबल होते हैं, टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक जो कहते हैं कि सदका जारिया है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अभी वो उसको किसी को थोड़ा सा भी रास्ता आप दिखा दें तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आज यहीं पे पास करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।